Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th में यूनिट डायमेंशंस एरर्स स्टडी किए हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक कुमार मित्तल के 4th चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 4। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्रेम यानी वो प्लेस या वो लोकेशन ऑफ रेफरेंस जहां से आप चीजों को रेफरेंस करते हैं या जिस जगह से चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं वो होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वो कोऑर्डिनेट्स या वो प्लेस जहां से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंसेस या उनकी पोजीशंस को मेजर करते हैं या उनको ऑब्जर्व करके काउंट करते हैं, तो वो आपका जो प्लेस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। इसके लिए कोई एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि आपके सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो कितनी डिस्टेंस पे है या उसकी पोजीशन क्या है, तो रेलवे स्टेशन की जो पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हैं। क्योंकि जो पर्सन या जिसका घर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में होगा उसके लिए रेलवे स्टेशन की पोजीशन अलग होगी, लेकिन जो पर्सन या जिसका होम रेलवे स्टेशन से दूर है तो उसके लिए रेलवे स्टेशन की पोजीशन अलग होगी, उसकी डिस्टेंस भी अलग होगी, उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपने कौन से पॉइंट को चूज किया है एज ए फ्रेम ऑफ पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसी पर डिपेंड करेगा सामने वाले ऑब्जेक्ट की या दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी मोशन के बारे में आप उसी तरह से बता सकते हैं। ये तो एक सिंपलिस्टिक अप्रोच हो गई जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए अप्लाई की। यदि इसको हम साइंटिफिकली देखना चाहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। यानी जिस प्लेस पर आप हैं उस प्लेस के क्या ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जिसको आपने अपने लिए फिक्स माना है और उससे कंपेयर करते हुए जो अदर बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज और पोजीशंस को आप डिफाइन या डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दो पर्सन्स हैं। एक पर्सन किसी व्हीकल के अंदर है जो व्हीकल किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, और एक दूसरा पर्सन है जो स्टेशनरी है। तो यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं। यदि इसकी बात करें तो ये अपने आप को इस व्हीकल के अंदर स्टेशनरी महसूस करेगा। उसको लगेगा यदि वो व्हीकल के अंदर है तो वो स्टेशनरी। क्यों? जैसा आप लोगों ने कभी महसूस किया हो कि जब कभी ट्रेन के शीशे बंद होते हैं और ट्रेन यदि हिल नहीं रही हो तो आप ये पता कर पाना आपके लिए मुश्किल होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि आपका जब ट्रेन चलती है तो आप बाहर विंडो से जब देखते हैं तब आपको कंपैरिजन में पता चलता है कि हाँ आपकी ट्रेन चल रही है, क्योंकि आपको विंडो के बाहर की जो बिल्डिंग्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो आपको आगे या पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि वहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है आपकी ट्रेन, और जो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं ट्रीज और बिल्डिंग्स। तो वो आपको लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं और इसका मतलब आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो आपका रेफरेंस फ्रेम है, वो ट्रेन हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जमीन पे खड़ा है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपकी अर्थ हो गई, यानी जमीन हो गई। तो जब दोनों ही लोग किसी इंसिडेंट को देखेंगे तो अलग तरीके से देखेंगे। अब आप ट्रेन में हैं, आपका साथी भी ट्रेन में है। अब आपका साथी आपके सामने बैठा हुआ है तो आपको लगेगा वो स्टेशनरी है, लेकिन उसी साथी को कोई दूसरा आदमी जो ट्रेन के बाहर जमीन पे है जब वो देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं आपका आदमी आपके ट्रेन के साथ जा रहा है। यानी ऑब्जेक्ट का मोशन और पोजीशन दोनों ही चेंज हो जाती है यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि ये आदमी इस आदमी को देखेगा तो कहेगा कि ये मूव कर रहा है, जबकि ये आदमी खुद अपने आप को देखेगा तो वो कहेगा मैं तो वैन में या अपने व्हीकल में बैठा हुआ हूँ। तो दोनों के ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी अलग हो गई और उनके मोशन का जो आपने डिसाइड किया है मोशन के बारे में वो भी दोनों के लिए अलग है। तो इसका रेफरेंस ऑफ पॉइंट सरफेस हो गई, जबकि इसका रेफरेंस ऑफ पॉइंट या रेफरेंस ऑफ फ्रेम
इसकी मूविंग बॉडी हो गई, जो मूविंग व्हीकल है। तो ठीक इस तरह से आपने समझा कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी दो तरह से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनसे पहले आप देख लीजिए जो ऊपर क्या लिखा है, द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अकर बिकॉज द टू ऑब्जर्वर्स आर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम दो राय बता सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन को दो या तीन या चार बता सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम अलग अलग रेफरेंसेस में खड़े होकर के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसी की बात की गई थी। ठीक है, तो इसका रेफरेंस ऑफ फ्रेम इसका व्हीकल था, इसका रेफरेंस ऑफ फ्रेम फ्लोर था, इसलिए दोनों की ऑब्जर्वेशन इसके लिए अलग अलग थे। ठीक, अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स किसे कहते हैं? तो जनरली जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं या तो वो स्टेशनरी होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। यानी वो फ्रेम, यानी जहां पर आप खड़े हैं, वो जगह जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्लेस, वो कोऑर्डिनेट, यदि वो प्लेस या वो कोऑर्डिनेट जिस पर आप खुद अपने आप को खड़ा हुआ मान रहे हैं, वो प्लेस या वो कोऑर्डिनेट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं या फिर स्टेशनरी रहते हैं, चलते ही नहीं, तो जिस फ्रेम पे आप खड़े हैं उस फ्रेम को कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि जब हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे लिए अर्थ स्टेशनरी है, तो हम इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे खड़े हैं, यानी अर्थ पे खड़े हैं। वहीं यदि हम किसी गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं, किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है, तो वो जो गाड़ी होगी उसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में नहीं है, क्योंकि उसकी गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है। तो वो जिस चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो वहाँ पर उसको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम वाला ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह या प्लेस जहाँ पर आप अपने आप को खुद खड़ा हुआ मान लेते हैं और वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो यदि वो प्लेस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है और स्टेशनरी रहती है, तो वो आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। और यहाँ पर आप न्यूटन्स के लॉ जो है आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, F = ma, और जो आपका रिएक्शन एंटी रिएक्शन का फोर्स है, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम हो जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं चल रहे हैं और जो ना ही स्टेशनरी है। जब आप अपने आप को किसी ऐसे प्लेस पर खड़ा करते हैं जो प्लेस किसी एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है, तो वो प्लेस और वो रेफरेंस जहां से आप देख रहे हैं वो आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लें, ये तो स्टेशनरी सरफेस पे खड़ा है, यानी अर्थ पर खड़ा है जो चल नहीं रही है, तो इसके लिए जो इसका फ्रेम है जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रेम हो गया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन जिस व्हीकल में ये खड़ा है, ये व्हीकल एक्सेलरेटेड चल रही है, कंटिन्यूस इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तेज होती जा रही है और तेज आती जा रही, तो ये इसका जो ये फ्रेम है, यानी इसका जो ये व्हीकल है वो एक रेफरेंस फ्रेम हो गया इसके लिए, क्योंकि ये अपने आप को उस व्हीकल से बैठ के ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, क्योंकि इसका जो प्लेस है वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज ए रेफरेंस फ्रेम दैट इज एक्सेलरेटिंग आइदर इन लीनियर फैशन और रोटेटिंग अराउंड सम एक्सेस। क्योंकि लीनियर एक्सेस पे चल रहे हैं तो आपने कह दिया कि एक्सेलरेटेड होना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? एग्जांपल ले लें कि जब आपका कोई फेट लगती है, बड़ा मेला लगता है, जैसे दशहरे में मेला लगता है, तो वहाँ पर आपने मैरी गो राउंड व्हील दिखे होंगे बड़े बड़े, जिसपे आप लोग बैठते हैं और वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करते हैं या थोड़े इंक्लाइनेशन में मूव करते हैं। तो वो जो आप जब उसमें चेयर में बैठ जाते हैं और किसी एक्सेस के चारों ओर आप घूम रहे होते हैं, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर आप बैठे हैं और वहाँ बैठ के बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा है? वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है? ठीक है, तो वो एक्चुअली में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि आप चलते समय लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं सर्किल में,
तो आपकी खुद की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पर वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो हो सकता है आप स्पीड आपकी कांस्टेंट हो घूमने की, लेकिन क्योंकि आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो इसलिए आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी बॉडी या आप खुद यदि सर्कुलर मोशन में बैठे हुए हैं और वो आपके लिए एज ए रेफरेंस फ्रेम की तरह काम कर रहा है, वहां से आप बाहर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो रेफरेंस फ्रेम है सर्कुलर मोशन वाला वो नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, वहां पर हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता होगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का। आपके यहाँ से कोई आपका साथी गया, आपकी मम्मी या पापा या आपका भाई या फ्रेंड गया है जो आपके झूले पर नहीं बैठा और आप झूले पे घूम रहे हो, तो जो आपका दोस्त झूले पे नहीं बैठा बाहर खड़ा है वो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अर्थ से, जो कि है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जबकि आप जब अपने दोस्त को देख रहे हो तो आप स्वयं जो घूम रहे हो सर्कुलर मोशन में, तो आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों फ्रेम्स के डिफरेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट ऑफ मास का। ये पॉइंट ऑफ मास क्या है? एक्चुअली क्या है कि हम जनरली बॉडीज के मोशन को और उनकी पोजीशन को कंसीडर करते हैं जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यदि कोई बॉडी हमसे बहुत दूर हो तो उसको हम ऐसे पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं, या फिर वो बॉडी जो मोशन कर रही हो और जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो वो इतनी ज़्यादा हो कि आपकी बॉडी की खुद का साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो उसको आप पॉइंट मास कह सकते हैं। जैसे कोई बस है, अब कोई बस आपके किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाती है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के कंपैरिजन में बस की खुद की लेंथ जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो बस को हम वहाँ पर पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही कोई ट्रेन चल रही है और बाहर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति या लड़का उस ट्रेन को चलता हुआ देख रहा है, तो जब बाहर खड़ा हुआ लड़का उस ट्रेन को चलता हुआ देखेगा तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल दिखाई देगी उसके कंपैरिजन में ट्रेन की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, तो वहां पर ट्रेन को पॉइंट मास नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन यदि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और बाहर कोई लड़का चल रहा है तो वो उस लड़के को वो पॉइंट मास कंसिडर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है उस लड़के की खुद की थिकनेस से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो पॉइंट मास का मतलब यही हो गया कि नाम से जैसे मालूम है पॉइंट मास, यानी कोई एक पॉइंट रखा और उस पॉइंट पर आपने मास दे दिया। तो पॉइंट मास का मतलब है ऐसा पॉइंट या ऐसी बॉडी जिसका साइज और शेप बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते और उस पर मास भी है। यानी एक ये आइडियल सिचुएशन है कि एक कोई जगह है उस पर जो है बहुत, उस पर मास भी है और उसका शेप और साइज भी बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। ठीक, इसलिए पॉइंट ऑफ मास एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एजम्प्ट करने के लिए ही यूज होता है। ओके, तो पॉइंट मास क्या हो गया? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is concentrated at a point is called point mass. It has no internal structures like shape and size. इस पॉइंट मास को और भी समझ सकते हैं इस तरह से कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, यानी किसी बॉडी का जो टोटल मास है वो उसके ऐसे पॉइंट पे वर्क करता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ मास जीरो होते हैं। ठीक है, यानी जिसके अबाउट यदि आप जैसे ये पेन है तो इस पेन का इसका जो बीचों बीच का पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यदि इस बॉडी को रिप्लेस कर दीजिए उस सेंटर ऑफ मास से, यानी जब इस बॉडी के लीनियर मोशन की हम बात करेंगे तो इस बॉडी को हम नहीं ध्यान देंगे, बल्कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को ही हम बॉडी मान के चलेंगे। तो वो जो सेंटर ऑफ मास हो गया वही आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मास हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी को देखेंगे तो हम सोचेंगे ये निप कहाँ जा रही है, ये टेल कहाँ जा रही है, ये बॉडी कहाँ जा रही है, ये बॉडी कहाँ जा रही है। तो इसलिए फॉर इजी एजम्पशन के लिए इस बॉडी के लीनियर मोशन में यदि कोई ये लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करता है
तो इस पूरी बॉडी को ना सोच करके इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसी को पूरी बॉडी मान के हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, और वही जो सेंटर ऑफ मास है उसी को आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ मास भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम अर्थ और सन को ऐसे पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो m1 हो गया मास ऑफ सन, m2 हो गया मास ऑफ अर्थ। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब जो दो बॉडीज हों वो एक दूसरे के लिए एज ए पॉइंट वर्क कर रही हैं। तो सन और अर्थ एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि वो एक दूसरे के लिए पॉइंट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो अर्थ और सन भी आपको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं जब आप अर्थ और सन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने और अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ आपके लिए पॉइंट मास नहीं है, क्योंकि आपके लिए उसका साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए अर्थ एज ए पॉइंट मास यूज नहीं होगा, लेकिन सन और अर्थ के लिए, अर्थ और मून के लिए, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन स्टोन इज थ्रोन इन स्पेस, स्टोन इज कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। यहाँ पर भी बात वही है कि जब आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो ऊपर की ओर, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस उसके खुद के साइज से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ स्टोन को भी हम उसकी खुद की जो डायमेंशन है उसको उसके द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो उसे भी हम यहाँ पर पॉइंट मास स्टोन को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सिंस ए पॉइंट मास है जीरो वॉल्यूम, जैसे कि बताया गया कि पॉइंट मास का कोई शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बहुत ही स्मॉल होता है। अब उस पर मास भी है, तो जब मास है लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं तो डेंसिटी उसकी कितनी हो गई, ये हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है और हाइपोथेटिकल थॉट भी है कि पॉइंट मास जो है उसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, वो बहुत 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 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है और उस पर मास भी है, तो उसका वॉल्यूम भी नहीं है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मास तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, m है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, और ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो जीरो है और मास है, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पॉइंट मास की डेंसिटी इन्फिनिटी है, लेकिन पॉइंट मास आपका रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक एजम्पशंस है फॉर द सॉल्विंग ऑफ मोशन क्वेश्चंस। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेमेटिक्स, जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका जो चैप्टर है वो इस काइनेमेटिक फिजिक्स के अंदर आता है। ये काइनेमेटिक फिजिक्स वो हमारी फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं, उसके पोजीशंस को स्टडी करते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उसका जो मोशन है वो किस वजह से हो रहा है, क्या वहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं बिना इस बात को देखे कि उस पर कौन सा फोर्स या क्या किस तरह से लग रहा है, उस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ सबसे चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। सो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉजेज प्रोड्यूसिंग इट। कौन से कॉज है जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है उनको हम यहाँ स्टडी नहीं करते, बस मोशन के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। अब एक टर्म आता है रेस्ट या एब्सोल्यूट रेस्ट। तो आप इस सबसे परिचित हैं कि रेस्ट का मतलब होता है एक ही जगह पर स्टेशनरी बने रहना, मूवमेंट ना होना। तो जैसे कोई एग्जांपल लें कि जैसे ये कोई मैन है अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ पे तो वो स्टेशनरी है, लेकिन जब अर्थ के बाहर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे अर्थ खुद भी सन के चारों ओर रोटेट कर रही है। जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर तो अर्थ पर जो आदमी है वो भी रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब वो जो आदमी यहाँ पर अर्थ पे खड़ा था वो रेस्ट पे नहीं था, ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड कर रहा है किस बात पे, ये डिपेंड कर रहा है रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे। यदि आप खुद भी अर्थ पे खड़े हैं तो उस आदमी को रेस्ट पे कहेंगे, लेकिन जब आप खुद अर्थ पे नहीं है, स्पेस में है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो अर्थ के साथ ही रिवॉल्व कर रहा है, ये स्टेशनरी नहीं है। इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। कोई भी चीज कंप्लीट रेस्ट पे हमारे यूनिवर्स में नहीं है। ना तो अर्थ अपनी जगह पे रेस्ट पे है
ना सन अपनी जगह पर रेस्ट पर है, ना मून है, ना गैलेक्सी है, कोई भी चीज अपनी जगह पर रेस्ट पे नहीं है। इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट बात जो है वो एक तरह से इम्पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है रेस्ट रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे। ट्रेन में जैसे हमने बताया कि ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, तो हम दोनों एक दूसरे को, जो ट्रेन में बैठे हैं वो एक दूसरे को रेस्ट कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेन के बाहर खड़ा है वो हम दोनों को रेस्ट नहीं मानेगा और ना ही हम उसके लिए रेस्ट पे हैं। तो इसलिए जो रेस्ट है या मोशन है ये डिपेंड करता है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट तो पॉसिबल नहीं है, जो भी रेस्ट होगा वो डिपेंड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट एल्स इन रिलेटिव मोशन। मतलब जैसे अभी हमने कहा कि कोई मैन, कोई बॉय अर्थ पे खड़ा है, तो वो रेस्ट पे तभी होगा जब हम भी अर्थ पे हों, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे वो रेस्ट पे। और यदि हमारे कंपैरिजन में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो रेस्ट पे नहीं, वो मूव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, यदि आप कार के अंदर बैठे हैं और ये दोनों कारें पैरेलल चल रही हैं, तो आप एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट पे हो। वो आपको कहेगा कि हाँ आप भी मेरे जस्ट सामने हो, और ये वाला बंदा भी कहेगा आप भी मेरे जस्ट सामने हो, तो यानी दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट पे हैं। लेकिन कोई जो आउटसाइड द कार होगा, जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, इनमें कोई रेस्टनेस या इनमें कोई रेस्ट पर नहीं है, ये मूविंग पोजिशन पे है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट या रिलेटिव रेस्ट ये सब बातें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंड करती हैं। रिलेटिव रेस्ट का मतलब दोनों ही मूव कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के कंपैरिजन, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट पर हो गए। ठीक है, तो अब और आगे मूव करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जो हमारा मेन चैप्टर है, जो चैप्टर का थीम है कि वन डायमेंशन में मोशन। ये मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? बेसिकली हमारा जो स्पेस है उसको हमने 3 डायमेंशंस में डिवाइड करके रखा है। यदि आप अपने कमरे को देखेंगे, कमरे के कॉर्नर को देखेंगे, तो वो कॉर्नर भी आपको इस तरीके से 3 डायमेंशन में दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे कर दें। यदि आप कमरे के कॉर्नर की किसी वॉल को देखेंगे तो वो 3 डायमेंशन में दिखाई देगा। एक वॉल की हाइट, एक आपके एक तरफ की वॉल और एक दूसरे तरफ की वॉल। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने कमरे के कॉर्नर को आप कभी भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। उसमें 3 साइड्स हैं, इन 3 डायरेक्शंस होती। तो जनरली जितनी भी बॉडीज होती हैं उनके मोशन भी इन्हीं डायरेक्शंस को लेकर ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि आपका इस तरफ चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ की ओर चल रहा है, तो हम कहेंगे वो वन डायमेंशन है, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ की ओर चल रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन है। ऐसे ही यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की ओर चल रहा है, स्ट्रेट ऊपर की ओर, तो भी हम कहेंगे ये वन डायमेंशन मोशन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, तो वन डायमेंशन मोशन, जैसे हम लोग सरफेस पे चलते हैं, तो हम लोग जब सरफेस पे चलते हैं तो एक्स और वाई दोनों ही डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। अब यदि हम लोग इस तरफ चलें स्ट्रेट, इस वॉल को लेते हुए, तो हम कहेंगे हमारी डायरेक्शन एक है। लेकिन यदि हम लोग बीचों बीच चलें ऐसे, यदि हम लोग इस तरह से चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये हम लोग यदि इस लाइन के अलॉन्ग चलें, तो आप देखेंगे जब आप इस लाइन के अलॉन्ग चलते हैं तो इसका मतलब आप इस तरफ की वॉल की डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं और आप इस तरफ की वॉल की डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं। आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ पर हो गए, यानी आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी इस वॉल के अलॉन्ग और ये डिस्टेंस ट्रेवल करी इस वॉल के अलॉन्ग। तो एक तरह से यहाँ पर आप 2 डायमेंशन मोशन आपने ट्रेवल किया। ठीक है, आपने इसके अलॉन्ग भी ट्रेवल किया डिस्टेंस और इसके अलॉन्ग भी ट्रेवल किया। ऐसे यदि आप ऊपर की ओर ऐसे आ जाए, बाहर की ओर आ जाए, तो आप देखेंगे आपने एक्स भी चला, वाई भी चला और हाइट भी चली। जैसे
जो कमरे में मच्छर घूमता है या मक्खी घूमती है वो लोग 3 डायमेंशन मोशन करते हैं, ठीक है, और हम लोग सरफेस पे 2 डायमेंशन मोशन करते हैं। जब हम स्टेयर्स पे चलते हैं तो अभी हम 2 डायमेंशन मोशन करते हैं, आगे भी बढ़ रहे होते हैं और ऊपर भी उठ रहे होते हैं, तो हम लोग का मोशन 2 डायमेंशन हो गया। लेकिन जब सरफेस पे चलते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि हम 1 डायमेंशन मोशन ही है, क्योंकि हम 1 डायरेक्शन में स्ट्रेट चल रहे हैं, जब तक कि हम वहाँ पर किसी प्लेन को किसी सरफेस को एक्स और वाई में डिसाइड ना कर दें, ठीक है। यदि हम जिस तरफ चल रहे हैं उसी तरफ हम एक्स डायरेक्शन मान लें तो हम स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं। लेकिन यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा हो जिसमें हमने इस तरफ को एक्स माना हो, इस तरफ को वाई माना हो और हम ऐसे चल रहे हो, तो फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में हमारा जो मोशन हो जाएगा वो 2 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दीवार पे जब कोई चींटी चलती है, दीवार पे जब कोई चींटी चल रही है तो ये भी आपकी 2 डायमेंशन चल रही है, क्योंकि एक तो ये इस तरफ की भी चल रही है, जब ये आंट यहाँ पर पहुँच गई तो उसने इधर की डिस्टेंस भी ट्रेवल करी और ऊपर की डिस्टेंस भी ट्रेवल करी, तो ये भी आपका 2 डायमेंशन मोशन हो गया जब आप इस वॉल को देखेंगे। और यदि इस वॉल को नहीं देखें और सिंपल देखें और ऐसे चल रही है और यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये नहीं बता रहे हैं कि इधर एक्स है और इधर वाई है, तो ये हमारे लिए 1 डायमेंशन मोशन हो गया, क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि आपका जो मोशन हो वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को, जो 3 कोऑर्डिनेट है आपकी एक्स वाई जेड एक्सेस, उनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट के अलोंग यदि आप चलते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका वो जो मोशन है वो 1 डायमेंशन मोशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो नीचे ऐसे गिरती है, यानी एक डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शन है वो केवल आप ट्रेवल कर रही है, तो वो आपका मोशन इन जो ग्रेविटी है, अपने आप जो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, तो वो आपका मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया। लेकिन जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो या किसी बॉल को थ्रो करते हो तो बॉल आपकी इस तरह से ट्रेवल करती है, सामने की ओर भी चल रही होती है और वर्टिकल हाइट भी ले रही होती है। तो आप जब बॉल को थ्रो करेंगे तो वो आपकी 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगी, लेकिन बॉल वर्टिकल ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो वो आपकी 1 डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो केवल वर्टिकल हाइट ट्रेवल कर रही है। और जब आप थ्रो करते हो किसी को कैच के लिए तो वो वर्टिकल भी जाती है और हॉरिजॉन्टल भी जाती है, हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ रही है, वर्टिकल ऊपर जा रही है। तो इस तरह से आप 1 डायमेंशन मोशन को कंसिडर कर सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो अपने आप नीचे की ओर गिर रही है। अब इसी में जो 1 डायमेंशन मोशन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कोई ए पॉइंट लिया हमने जहाँ पर हम खड़े हैं और कोई अपने से दूर किसी डिफरेंट पोजीशन पर कोई पॉइंट है बी। अब हम यहाँ से ए से बी पर जाना चाहते हैं, तो ए से बी पर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप ए से बी पर ऐसे जा सकते हैं, आप ए से बी पर इस तरह से जा सकते हैं, आप ए से बी पर ऐसे घूमते हुए जा सकते हैं, आप ए से बी पे स्ट्रेट जा सकते हैं। यानी यदि आप ए से बी पर जाना चाहते हैं तो आप कितने भी पाथ चूज कर सकते हैं, कितने भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो जितने पाथ होंगे, जो पाथ आपने चूज किया है जाने के लिए, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, वो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। ये ध्यान रखिएगा बात। ए से बी पर जाना है और आपके सामने कई रास्ते अवेलेबल हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो जिस पाथ को आप यूज कर रहे हैं ए से बी पर जाने के लिए, उस पाथ की जो लेंथ होगी वही ए और बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। यानी डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ए और बी वास्तव में कितनी एक दूसरे से दूर है। वास्तव का मतलब उनकी ए और बी की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये उनकी रियल या सबसे छोटी डिस्टेंस हो गई। यदि आप प्लेन यहाँ से लीजिए और प्लेन को उड़ाकर सीधे बी पे ले जाइए, ठीक है, तो ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन से पाथ चूज किए। यदि ये पाथ चूज किया है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ये पाथ चूज किया है तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती हैं, वो कोई एक डिस्टेंस नहीं हो सकती, वो कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि आपने किस पाथ को चूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी हमारी,
कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कौन सी एक्चुअल लेंथ उसने यूज की है? आपने ये यूज की है तो डिस्टेंस ये वाली हो गई, आपने ये डिस्टेंस यूज की है तो आपकी डिस्टेंस ये वाली हो गई। ठीक है, देयर में बी डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ चूज। डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करेगा आपने कौन से पाथ। अब एक बात और, जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन हमने नहीं चूज करी होती, हम केवल लेंथ को मेजर करते हैं कि कितनी लेंथ, कितने मीटर आपने ट्रेवल किया, कितने स्टेप्स आपने लिए, किस डायरेक्शन में लिए, इससे मतलब हमारा नहीं होता। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? दो चीजों का। एक, जब आप डिस्टेंस को देखते हो तो इसमें आप ये नहीं देखते आप किस तरफ चल रहे हो, ठीक, आप सिर्फ पाथ को ट्रेवल करते रहते हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब आप अपनी डायरेक्शन फिक्स रखते हैं, अपनी डायरेक्शन फिक्स रखते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज करते हैं। और जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे ए से बी की बात करें तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। इससे छोटी डिस्टेंस ए और बी के बीच की नहीं हो सकती, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ है, ए से बी की तरफ है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और कोई दूसरी वैल्यू हो भी नहीं सकती यहाँ पर उससे छोटी, यानी फिक्स वैल्यू है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती। क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो सकती है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, यदि हम ए से बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ होगा, यदि हम बी से ए की ओर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बी से ए की तरफ होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है और इसमें डायरेक्शन होती है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस की बात ले ली। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपको हमने बता दिया। तो जो डिस्टेंस 1 है सबसे छोटी है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप ए से बी जाएंगे, सपोज कोई थर्ड पर्सन यहाँ खड़ा है सी, वो देख रहा है कि एक आदमी ए से बी गया और उसने कहा इस तरफ जाने वाले की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे, तो जो व्यक्ति ए से बी जाएगा उसकी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जो सी बंदा यहाँ खड़ा है वो जब देखेगा कोई आदमी बी से ए आया है तो वो कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो वैल्यू तो उतनी है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपने हाई स्कूल 9th में 6th 7th 8th में भी पढ़ी होगी। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस वही है जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से लेके देख लेते हैं। स्पीड का है या एवरेज स्पीड का? जनरली हम लोग जब स्पीड की बात करते हैं कि यहाँ से वहाँ किस स्पीड से गए तो हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकंड से गए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो हमारी स्पीड कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। कभी हम अपना व्हीकल बहुत तेज चला रहे होते हैं, कभी धीमे चला रहे होते हैं, कभी किसी क्रॉसिंग पर हम रुक जाते हैं। तो जो हमारा एवरेज टाइम लगता है, जो एवरेज टाइम लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में, उस हिसाब से जो हमारी स्पीड आती है वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। आइए देख लेते हैं क्या है एवरेज स्पीड। जैसे आपका कोई मैन है, ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। अब इस पे जाने के इसका तरीका जो है वो क्या हो सकता है वो हमने यहाँ पर देख लें। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यहां से
यहाँ तक आने में जो टाइम लगा और जो डिस्टेंस लगी, तो डिस्टेंस और टाइम का आप रेशियो निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक, स्पीड में हमने क्या यूज़ किया है, स्पीड में हमने डिस्टेंस यूज़ किया है। ठीक है, अब यदि इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से यहाँ मिला दें। ठीक, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। तो यदि वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी स्पीड एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब हो गया चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्ट्रेट मिला दें, तो वो जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और उसकी डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और जब स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो उसको इसीलिए हम एक एरो से डिसाइड करेंगे, यहाँ इस तरफ डायरेक्शन है। तो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने कहा डेल्टा आर, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन बनाया क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन शो कर रही है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहा गया। और जो टाइम लगा डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी, जो एवरेज स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो आदमी वही है, जगह वही है, लेकिन आपका एक में आप लेंथ यूज कर रहे हो पाथ की तो वो डिस्टेंस हो गया, और एक में आप लेंथ यूज कर रहे हो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की तो वो आपकी वेलोसिटी हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी वन लाइन यानी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं और हमारी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट हो, हमारी स्पीड कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। जब कभी भी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम अपने मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही स्पीड से जा रहे हैं, लगातार सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स अ सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, हमारी स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि हर टाइम में हम उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ना ज़्यादा तेज हो रहे हैं ना ज़्यादा धीमे हो रहे हैं, उतना ही चाल से उतनी ही स्पीड से हम लगातार चल रहे हैं। तो आइए देखिए, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। तो एक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है। अब हम एक ही लाइन पे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, तो वही हमारी डिस्टेंस भी हो गई और वही हमारी डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। तो ऐसे केसेस में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत जरा सा रहता है कि जब हम स्पीड की बताएंगे तो हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे तो हम बता देंगे हमारी डायरेक्शन किधर है, लेकिन जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो स्पीड और वेलोसिटी का सेम रहेगा यदि आप स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे। ठीक है, जैसे पीछे वाले केसेस में क्या था कि हम लोग घूमते हुए जा रहे थे, तो जब घूमते हुए जाते हैं तो वो आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। स्ट्रेट लाइन से चलते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यदि कोई मोशन ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिवाय इसके कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी बता देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं जिसको वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ कहा गया। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि वो वही स्पीड है और वही वेलोसिटी है। ठीक, और ग्राफ में डायरेक्शन को शो हम नहीं कर रहे हैं या शो हम करेंगे नहीं, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। तो देखते हैं, एक एक्स एक्सेस पे हमने टाइम को ले लिया है सेकंड में, वाई एक्सेस पे हमने वेलोसिटी को ले लिया या आप कहते हैं स्पीड को ले लिया। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब जैसे ये जीरो टाइम इंटरवल हुआ, अब सपोज कोई बॉडी जो चल रही थी जब जीरो समय था तब उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। अगला सेकंड जब 5 आया तो भी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रही। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ आपका टाइम, तो जीरो टाइम पर भी उसकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अगले 5 सेकंड पर भी उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी,
अगले 10 सेकेंड पर भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, अगले 15 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और अगले इस तरह से 20 पर भी उसकी 20 ही थी, और 25 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप 5 पर भी 20, 10 पर भी 20 स्पीड थी, 15 पर भी 20 थी, और जब ड्रा कर देंगे इसको तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस आ जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ, यानी यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है उसको शो किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं अलग अलग टाइम पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो जब कभी भी कोई ग्राफ वेलोसिटी और टाइम को लेकर कोई ग्राफ बना होगा, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा तो हमेशा वहां पर जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये शो करेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहां से क्या चीजें हम देख सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट कितना चला, हमें वेलोसिटी पता थी 20 मीटर पर सेकेंड, और वो कांस्टेंट रही हर समय, वो चेंज नहीं हुई। जब चेंज नहीं हुई तो इसको हमने मोशन कह दिया यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखना चाहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। पीछे हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पहले से भी पता है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो जैसे 0 से 5 सेकेंड तक, 0 से 5 सेकेंड तक कितना टाइम हुआ, 5 सेकेंड। तो इस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस चली, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी 20 रही और टाइम कितना हुआ 0 से 5 के बीच का 5, तो डिस्टेंस उसने चली 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है और स्ट्रेट लाइन पर ही चलना है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, जब भी आप स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो वही डिस्टेंस होगा और वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पार्टिकल या बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। तो अब हमने देख लिया 0 से 5 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे फॉर्मूले अकॉर्डिंग आ गया 100 मीटर। अब यदि इस ग्राफ में देखना चाहें, क्या ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ है, ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता चल सकता है। ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100 मीटर, लेकिन यही जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ग्राफ में भी देखें, 0 से 5 सेकंड के बीच की बात हो रही है। तो ग्राफ में 0-5 सेकंड के बीच का जो एरिया है वो एक्चुअली में हमारे डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो यदि फॉर्मूला पता है तो उससे आप निकाल लेंगे, दूसरा यदि ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें भी आप जिस टाइम के इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं उस टाइम के इंटरवल का ग्राफ का एरिया निकाल ले तो भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल आएगा। देखिए यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विथ। तो लेंथ हो गई 5 और विथ हो गई 20, तो 5 इंटू 20 करेंगे तो ये 5 क्या है, ये हो गया टाइम, और ये क्या है, ये है वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी ग्राफ में भी, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में भी, यदि हम अपने ग्राफ के नीचे का एरिया जो कि वेलोसिटी इंटू टाइम बता रहा है, यदि एरिया निकाल लें तो भी हम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको इसलिए बताई गई कि कई बार हमारा ग्राफ कुछ अलग तरीके का होगा और वहां पर हम सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सक रहे होंगे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होगा कि उस ग्राफ में जिस टाइम इंटरवल के दौरान हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वो ग्राफ यदि वेलोसिटी टाइम का है तो ग्राफ के नीचे का एरिया उस टाइम इंटरवल के दौरान का निकाल लेंगे तो वो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट बता देगा। जैसे अब यदि हम चाहें कि हम 5 से 10 के बीच में या 0 से 10 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट चला
वो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 0 से 10 के बीच में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा यदि उसको निकाल लें तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमने इस तरह से किया। ये आपका तो 0 से 5 सेकेंड का था, यानी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच का हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसमें 0 से 10 के बीच का हम एरिया निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 0 से 10 के बीच का हम लोग एरिया निकाल लेंगे और यही एरिया जो हो जाएगा वो 0 से 10 के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ का मतलब क्या हो गया टाइम और विड्थ का मतलब क्या हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लग रहा है देखिए एक तरह से, और यहाँ पर देखें तो लेंथ इनटू विड्थ लग रही है। लेंथ आपकी 0 से 10 और विड्थ आपकी 20। तो इस तरह से जो एरिया आएगा वो एरिया क्या बता रहा है, आपका एरिया बता रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 10 सेकेंड तक का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के जो नीचे का एरिया होगा वो आपको क्या बताएगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यदि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते तो सीधे ग्राफ के नीचे का एरिया उस टाइम के दौरान का निकाल लेंगे और आपको डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि 10 से 20 सेकंड के बीच का या 15 से 20 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था वो बताइए। इस क्वेश्चन में कहा जाए ग्राफ को देखते हुए 15 से 20 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको बताइए। तो हम ये पता कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का एरिया हमको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 15 से इस तरह से, ये हो गया 15, ये हो गया 20, इसके बीच का ये एरिया हो गया, ठीक है। यानी इस एरिया को निकाल लें, ये जो इतना एरिया है इसको निकाल लें, ये जो एरिया आएगा यही आपका 15 से 20 के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये एरिया कितना हो गया, इसकी लेंथ ये कितनी हो गई, देखिए ये तो 15 है और ये 20 है, तो ये हो गई आपकी 5। और जो इसकी विड्थ है ये तो लगातार कितनी चली आ रही है, लगातार 20 चली आ रही है, तो ये हो गया 20। तो एरिया कितना हो गया, यहाँ का एरिया हो गया 5 इंटू 20 यानी 100 मीटर, ठीक है। तो देखिए 15 से 20 के बीच का यदि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, और हम अभी पीछे जान चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी और टाइम का 15 से 20 सेकंड के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको हमने निकाल लिया और वो क्या आ गया 100, यानी 15 से 20 सेकंड में भी वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 100 मीटर चलेगा। तो इस तरह से आपको कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आप एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकेंगे। इसको हम लोग आगे और समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। एक चीज़ और यहाँ पर बतानी है कि किसी भी ग्राफ में बेसिकली दो चीज़ें तो हम देखते ही देखते हैं। कोई भी जब ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ तो हमने यहाँ पर देख ली एरिया, यानी जो ग्राफ आपने बनाया है, जो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में आपने जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बता रहा है। यदि ग्राफ वेलोसिटी टाइम है तो एरिया बता रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, वो ये कि जो हमारा ग्राफ है उसमें क्या कोई स्लोप भी है, क्या कोई एंगल भी है। तो जैसे हमारे इस ग्राफ में कोई एंगल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एंगल होता है, जो स्लोप होता है, वो स्लोप एक्चुअली में एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। उसको हम लोग आगे भी समझेंगे। अभी यहाँ पर आपको हिंट दे रहे हैं कि किसी भी ग्राफ में हमेशा दो चीज़ें हम देख रहे हैं कम से कम। वो चीज़ें क्या, एक तो ग्राफ के नीचे का एरिया और जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है और जो इसका स्लोप होता है वो आपकी एक्सेलरेशन बताता है। तो चूंकि इस आपके ग्राफ में तो कोई स्लोप है ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है,
और जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी चीज चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, और इसीलिए इसका ग्राफ भी आपका कोई स्लोप लेकर नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना आप इसको पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।